पुराना मंदिर, बंद दरवाजा, सामरी, सामरी 3D में आए हुए खौफनाक भूत के चेहरे के बारे में कौन नहीं जानता है दोस्तों। एक ऐसा भूत जो जब कभी भी हमारी टीवी स्क्रीन पर आता था ना, तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम अपने बेड से खड़े हो जाएं। डर लगता था कि कहीं पलंग के नीचे से किसी का हाथ ना आ जाए और हमें खींच ना ले। एक ऐसा भूत था दोस्तों, जब कभी भी ये टीवी में आता था ना, तो मुझे आज भी याद है कि हम इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते थे। मानो या ना मानो दोस्तों, आप लोगों को जरूर पता होगा 90s के लोगों को कि इस भूत की जगह तो अब कभी भी कोई नहीं ले पाएगा। जो इतना ज्यादा खौफनाक भूत था, तो फिर ये कैसे हमेशा हमेशा के लिए टीवी स्क्रीन से, मूवीज से, बॉलीवुड, सो कॉल्ड बॉलीवुड से गायब हो गया। कभी अब हम इसे क्यों नहीं देख पाते हैं? आज मैं आप लोगों को बॉलीवुड का एक और शर्मसार कर देने वाला किस्सा बताने वाला हूं, जिसके कारण एक बहुत ही कमाल का भूत, शैतान कह लो या फिर विलन कह लो, हमेशा हमेशा के लिए टीवी स्क्रीन से गायब हो गया, जबकि उसकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी ज्यादा अच्छी थी। फिर भी दोस्तों, अनिरुद्ध अग्रवाल का जन्म सन 1950 में देहरादून में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ था, बिल्कुल ही नॉर्मल कदकाठी के इंसान थे, जैसे आम बच्चे होते हैं। दरअसल जब हम इन्हें फिल्में देखे थे तो ये बिल्कुल भी आम कदकाठी के नहीं थे। ये बहुत ही लंबे चौड़े और भयानक दिखने वाले थे कि ये अगर भूत के कॉस्ट्यूम में ना भी हमारे सामने आए और ऐसे भी सामने आ जाते, तो इनको देखकर कोई भी इंसान एक सेकंड के लिए डर जाए। इनका शरीर, इनका चेहरा मोहरा कुछ ऐसा हो चुका था। क्या बीता था इनकी जिंदगी में, सब कुछ पता चलेगा आज। इनका जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा रहे थे, इनकी जिंदगी अच्छे से कट रही थी, बीएससी कर रहे थे। बीएससी करने के दौरान ही ये ना कॉलेज की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पार्ट लेने लगे थे, क्योंकि इन्हें पढ़ाई में तो इंटरेस्ट था ही साथ ये सोचते थे कि मैं और भी कुछ चीजों पर ध्यान लगाऊंगा तो थोड़ी लाइफ के मजे आएंगे। एक बार ये बस कुछ एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और उस एंट्रेंस एग्जाम की वजह से इनका एडमिशन रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाता है, जो आज के टाइम में है आईआईटी रुड़की। किसको नहीं मालूम होगा आईआईटी रुड़की का नाम। ये यहां पर अपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम देते ही हैं, सब कुछ अच्छे से होता है कि सेकेंड ईयर के एग्जाम के टाइम में इनको सप्लीमेंट्री आ जाती है। दरअसल दोस्तों, जब ये कॉलेज कर रहे थे, उन कॉलेज के दिनों में ही इनकी मुलाकात हो गई थी जितेंद्र जी से। जितेंद्र वही सुपरस्टार जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में की, कौन नहीं जानता इनका नाम। दरअसल दोस्तों, जितेंद्र देहरादून उस समय विश्वास नाम की फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे, और जब ये अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो इनके मन में भी इच्छा जागी कि जिन्हें मैं टीवी में देखता हूं, जिन्हें मैं पर्दे में देखता हूं, उनको मैं रियल लाइफ में भी देखूंगा। ये अपने कॉलेज के टाइम में ही जितेंद्र को देखने के लिए उस होटल में जा पहुंचे जिस होटल में जितेंद्र रुके हुए थे। जब जाके उन्होंने देखा तो ये पाया कि उस होटल में तो लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, जो सिर्फ और सिर्फ जितेंद्र को देखने आए। बस अनिरुद्ध अग्रवाल ने उसी टाइम ये सोच लिया था कि अब मुझे भी जिंदगी में कुछ ऐसा ही करना है कि जिसकी वजह से मेरे लिए भी बस ऐसी ही भीड़ लगे। भीड़ का कारण बनना है, भीड़ में शामिल नहीं होना है। उस दिन के बाद से अनिरुद्ध का माइंड पढ़ाई से थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट होने लगा था। तभी तो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे कॉलेज में पढ़ने के बावजूद भी ये सेकंड ईयर में फेल हो गए थे। अब जब सेकंड ईयर में ये फेल हुए तो बहुत ज़्यादा घबरा गए कि मैं घर वालों को क्या चेहरा दिखाऊंगा। मुझे तो इंटरेस्ट फिल्म इंडस्ट्री में, मैं बाबूजी से ये बात बता भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे घर वाले इस चीज़ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं कि मुंबई जाओ, एक्टिंग करो, कैमरे में देखो, टीवी में आओ। ये सब बिल्कुल भी उनको इंटरेस्ट नहीं था, उनके परिवार वालों को। तो बस वो इंतजार कर रहे थे कि कोई सही मौका मिले और अपने घर वालों को सारी बातें बता दूं। और वो सही मौका क्या होगा कि मैं डायरेक्टली टीवी में, कोई फिल्म में उन लोगों के सामने दिख जाऊं और फिर बोलूं, देखो बाबूजी, मैंने ये फिल्म किया हूं, मैं हीरो बन चुका हूं। इसी उम्मीद के साथ वो सीधे रुड़की से निकल गए। परिवार वाले देहरादून में रहते थे और ये रुड़की में रहने लगे थे कॉलेज के लिए। सीधे वो ट्रेन पकड़ते हैं और मुंबई पहुंच जाते हैं। थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी पैसों की। मुंबई पहुंचकर वो सीधे अपने एक दोस्त के पास पहुंचते हैं, जो देहरादून में बचपन का उनका दोस्त था। वहां पर कुछ दिन उसके साथ रहते हैं। फिर वहां पर रहते रहते वो थोड़े बोर हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद वो अपने एक दोस्त के भाई के घर चले जाते हैं, जो मुंबई में ही रहता था, दादर में रहता था। उसके घर रहने लगते हैं। काफी दिनों तक इन्हें कुछ काम नहीं मिलता है, तो इन्हें शर्म आने लगती है कि यार मैं किसी और के पैसों पर खा रहा हूँ, जी रहा हूँ। तो ये उसका घर भी छोड़ देते हैं। अब उसका घर छोड़कर ये जाते हैं पेइंग गेस्ट में रहने लगते हैं। अब पेइंग गेस्ट में रहते रहते मुंबई के खर्चे तो भाई आसमान तब भी छूते थे और अब भी छूते हैं। तो इनके पूरे पैसे हो जाते खत्म। अब एक सपना तो सपना ही रह गया था कि यार मुंबई आए थे, ये तो मुंबई को समझ ही रहे थे, ऑडिशंस वगैरह दे ही नहीं पाए थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिल ही नहीं पाए थे, लेकिन इनके पैसे खत्म हो गए।
मुंबई की जो एक तलब थी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग में काम करने की तलब थी, वो खत्म नहीं हुई थी। पैसे जरूर खत्म हो गए थे। इन्होंने सोच लिया मैं ऐसे तो वापस नहीं जाऊंगा, भाग भुगा के आया हूं। घर वालों को पता भी चल चुका था अब तक कि हमारा बच्चा भाग गया है। हालांकि घर वालों को अब तक ये नहीं मालूम था कि बच्चा फेल होने की वजह से भागा है, एक्टर बनने के लिए भागा है। अब अनिरुद्ध अग्रवाल ये सोचकर मुंबई के एक स्टेशन, सीएसटी स्टेशन सो कॉल्ड, जहां पर बहुत सारे सेलिब्रिटी अपने स्ट्रगल के टाइम पे कई रातें बिताए हैं, अनिरुद्ध अग्रवाल भी वहीं पर रातें बिताना शुरू कर देते हैं। ना उनके पास खाना खाने को पैसा था और ना ही पानी पीने को। यहाँ तो पानी भी पैसों में मिलता है। स्टेशन में रहते रहते बड़ी मुश्किल से उनके जिंदगी कट रही थी, दिन कट रहे थे, जैसे तैसे करके अपने बस लाइफ वो नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रही थी। अचानक से उनकी नजर पड़ती है अपने कॉलेज सीनियर पर और वो उसके पास तुरंत जा पहुंचते हैं। जैसे वो सीनियर उनको देखता है, वो समझ जाता है कि मैटर क्या है। वो सीधे एक और ट्रेन की टिकट बुक करता है और उन्हें अपने साथ अपने घर मेरठ लेके चले जाता है। कुछ दिन तक उनके साथ मेरठ में रहते हैं, खाना पीना खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदवाता है वो सीनियर, और फिर वो सीनियर ही उनको देहरादून की टिकट बुक करा के दे देता है। अब अनिरुद्ध अग्रवाल वापस से देहरादून पहुंच जाते हैं। अब वो ये सोचते हैं कि यार ऐसे तो नहीं होगा, डिग्री तो उन्हें बीएससी की मिल ही चुकी थी, इंजीनियरिंग वो कर नहीं पा रहे थे। वो सोचते हैं ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अब अच्छे से कुछ करना पड़ेगा। तभी उन्हें पता चलता है पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में। ये दरअसल FTII है, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहां से बड़े बड़े एक्टर्स एक्टिंग सीख के बाहर निकलते हैं और ना जाने किस किस ऊंचाइयों को छू जाते हैं। अनिरुद्ध अग्रवाल भी ठान लेते हैं कि मैं भी इसी कॉलेज में जाऊंगा, अच्छे से एक्टिंग सीखूंगा और फिर मुझे अच्छा काम मिलेगा। ये पहुंच जाते हैं वापस से ऑडिशन देने के लिए मुंबई। पुणे में इंस्टीट्यूट है, लेकिन ऑडिशन उस समय मुंबई में हो रहा था। ऑडिशन लेने वाला कोई और नहीं बल्कि फेमस एक्टर मिथुन चक्रवर्ती थे। ये मिथुन के सामने ऑडिशन देते हैं और कुछ ऐसी बातें करते हैं कि मिथुन और ये बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इसी वजह से उनका सिलेक्शन भी वहां पर हो ही जाता है। हालांकि ये दोस्त बनते इसलिए नहीं, इनके अंदर टैलेंट था इसलिए इनका सिलेक्शन वहां पर होता है। अब क्या होता है, ये वापस देहरादून जाते हैं खुशखबरी देने के लिए अपने पिताजी को, लेकिन पिताजी बोल देते नहीं, ये सब नहीं चलेगा, तुमको पहले इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग कंप्लीट करो और फिर उसके बाद जो करना है करो, समझ लेंगे बाद में, लेकिन अपनी डिग्री पहले, जो अच्छी डिग्री है वो तो ले लो। अब अनिरुद्ध सोचते हैं कि ठीक है चलो अच्छे से इंजीनियरिंग कर ही देता हूँ। अब जाते हैं, प्रॉपरली अपनी इंजीनियरिंग पूरी करते हैं, लेकिन जो उनका रिजल्ट आता है वो बिल्कुल भी उस रिजल्ट को देख के सेटिस्फाई नहीं हो पाते। उनको मालूम था कि इस रिजल्ट के साथ मुझे नौकरी तो नहीं मिल सकती। वो ठान लेते हैं कि अब मुझे मुंबई ही जाना पड़ेगा और वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि मैं बहुत अच्छा एक्टर बन के दुनिया को दिख सकूं। मुंबई पहुंचते हैं, लेकिन मुंबई के हालात तो तब भी ऐसे ही थे जब जैसे कि अभी हैं। बाहर के लोगों को इतनी आसानी से कोई काम नहीं देता था, शुरू में भी और अभी में भी नहीं। तभी भी नेपोटिज्म ही चलता था। जो बड़े एक्टर्स के बेटे होते थे, रिश्तेदार होते थे, जो पैसे लगाने वाले लोग होते थे, उनको ही काम मिलता था। बहुत दिन कोशिश करने के बाद इन्हें काम नहीं मिला, जबकि ये अब पूरी तरह से अलग दिखने लगे थे। ये नॉर्मल जैसे नहीं दिखते थे। इनके पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ट्यूमर हो चुका था, जिस ट्यूमर की वजह से इनकी जो कदगाटी है वो असामान्य तरीके से बढ़ रही थी। 6 फीट 4 इंच इनकी हाइट हो चुकी थी अचानक से। हाथ इतने बड़े बड़े, शक्ल इतनी बड़ी कि किसी के भी सामने खड़े हो जाए तो कोई भी घबरा जाए, और भूत का मेकअप दे दो तो लिटरली भूत जैसे ही दिखाई दे। इन्हें देखकर तो कोई भी बोल देता ये तो राक्षस है, लेकिन फिर भी इन्हें कोई काम नहीं मिल पा रहा था। थक हार कर ये कंस्ट्रक्शन कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। वहां पर अपनी जॉब कर ही रहे होते हैं कि अचानक से उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है। वो आदमी कहता है कि तुम तो बड़े अलग से दिखते हो, हैरान कर देने वाले दिखते हो, फिल्मों में काम करना चाहोगे? तभी वो जवाब देते हैं कि क्यों नहीं, अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं बताया था कि मैं किस तरह से एक्टिंग के लिए परेशान हुआ करता था और हुआ करता हूँ। सामने वाला आदमी कहता है कि अगर एक्टिंग में काम करना है सीरियसली तो एक काम करो, रामसे ब्रदर्स से जाके मिलो, ये एड्रेस दे रहा हूँ। रामसे ब्रदर्स का उस समय नाम हो चुका था। उस समय तक रामसे ब्रदर्स ने 4-5 फिल्म ऑलरेडी कर चुके थे जो रिलीज भी हो गई थी और सुपर हिट भी हो चुकी थी। अब ये खुश हो जाते हैं, अगले दिन ही पहुंच जाते हैं रामसे ब्रदर्स के ऑफिस में। रामसे ब्रदर्स में से जैसे ही तुलसी रामसे और श्याम रामसे थे, इनको चेहरे को देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारी तलाश खत्म हो गई। तलाश किसकी? उस समय पुराना मंदिर नाम की एक फिल्म थी, उसकी पूरी शूटिंग हो चुकी थी। बस जो भूत वाले, शैतान वाले पार्ट्स थे वो शूट नहीं हुए थे, वो शूट करना था।
अब जैसे इनने देखे कि बोले कि हमें हमारा शैतान मिल गया है, मेकअप करो, लुक टेस्ट करो और फाइनल करो डेट्स को। डेट्स देखते ही देखते फाइनल हो जाती है और ये शूटिंग करते हैं। शूटिंग करने के बाद ये इनको लेकर एक सामरी नाम की फिल्म बनाते हैं, उसमें भी इनको भूत बनाते हैं। ये फिल्म बहुत चलती है, इनके कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और इसी वजह से रामसे ब्रदर्स एक और फिल्म बनाते हैं सामरी 3D नाम की। सामरी 3D में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब इन्होंने रामसे के साथ 3 फिल्में कर चुके थे, लेकिन उसी दौरान इनकी मुलाकात शेखर कपूर से होती है, जो बैंडिट क्वीन बना रहे थे। आप सभी लोगों को तो पता ही होगा बैंडिट क्वीन फिल्म के बारे में, किसको नहीं पता। बेशक बैंडिट क्वीन में इनको एक बहुत अच्छा कैरेक्टर दिया गया और इन्होंने बहुत अच्छे से भी निभाया, ये मना नहीं कर पाए। इसके बाद ही इन्हें हॉलीवुड की फिल्म द जंगल बुक में काम मिला, जिसके लिए अमेरिका में 45 दिनों तक रहे थे। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा कैरेक्टर निभाया था। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि इन्होंने हॉलीवुड में भी काम किया है। उसके बाद जब ये मुंबई वापस लौटे तो यहाँ पे नज़ारा बदल चुका था। यहाँ पर जो नेपोटिज्म है वो सर चढ़कर बोल रहा था। यहाँ पर बाहर के लोगों को काम ही नहीं दिया जा रहा था। ये बहुत दिन तक इधर उधर घूमते हैं, कोशिशें करते हैं, छोटे मोटे रोल्स छोटी मोटी फिल्मों में इन्हें मिलते भी हैं। इन्हें एक और पहचान देने वाली फिल्म में काम मिला, जिस फिल्म का नाम था मेला। इन्होंने राम लखन में काम किया है, जादूगर में काम किया है अमिताभ बच्चन के साथ, इन्होंने मेला में काम किया है। जितेंद्र के साथ भी, जिन्हें देखकर इन्हें एक्टर बनने का सपना आया था, उनके साथ भी इन्होंने एक फिल्म में काम किया। लेकिन इनके रोल्स ऐसे नहीं रहे जिसे देखकर इन्हें मजा आ जाए, या फिर इनके टैलेंट के एवज में भी इन्हें काम नहीं दिया बॉलीवुड ने। धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा आ गया कि अपने रोल्स को देखते थे तो उदास हो जाते थे। मन में यही सोचते थे कि यार मैं इसीलिए तो मुंबई नहीं आया था, इसीलिए मैंने एक्टर बनने का सपना नहीं देखा था। धीरे धीरे करके इन्होंने बॉलीवुड से अपनी दूरी बनाना शुरू कर दी, क्योंकि काम भी नहीं मिल रहा था और जो काम मिल रहा था वो अच्छा नहीं मिल रहा था। इंजीनियरिंग कर चुके थे। इनकी एक फिल्म आई, जैसे मैंने अभी बताया था, मेला फिल्म। मेला फिल्म के बाद इन्होंने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को वापस से ज्वाइन कर लिया था और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ ये एज अ सिविल इंजीनियर जुड़ चुके थे। इन्हें 1-2 फिल्मों के और ऑफर आए, जो कि छोटे मोटे रोल्स होते थे। ये सोचते थे कम दिन की शूटिंग है, इच्छा तो बहुत थी एक्टिंग करने की, तो ये कर लेते थे। 2007 में इन्होंने आखिरी फिल्म में काम किया, जिस फिल्म का नाम था बॉम्बे टू गोवा। एक बस में पूरी फिल्म शूट की गई है, जहां पर इनका बहुत अच्छा कैरेक्टर, मैं फिर से बोलूंगा, नहीं था। इन्हें सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर इसलिए लाया जाता था कि लोगों को डरा सकें। इनके टैलेंट का उपयोग किसी ने नहीं किया। ये बहुत अच्छे एक्टर थे, तभी तो इनका सिलेक्शन FTII में हुआ था। FTII में सिलेक्शन होना इतनी आसान बात नहीं होती है। ये बहुत अच्छे एक्टर थे, तभी तो ये स्क्रीन में आते थे, तो हमारे साथ क्या क्या हो जाता था हम लोग जानते हैं। ये एक अच्छे एक्टर की निशानी होती है। लेकिन कोई अच्छा एक्टर हो या ना हो, ये बॉलीवुड में किसी को फर्क नहीं पड़ता है। बॉलीवुड में इस बात से फर्क पड़ता है कि ये किसका बेटा है, ये कितने पैसे लगा सकता है, या फिर इसकी कितनी ऊपर तक पहचान है, अंडरवर्ल्ड में इसका कितना बड़ा हाथ है। बस इसी बेस में आज किसी को भी काम मिलता है, और तब भी शायद इसी बेस में मिलता था। शायद इसी वजह से बड़े बड़े टैलेंट जो उस जमाने में एग्जिस्ट करते थे, वो आज बिल्कुल भी हमें कभी दिखाई नहीं देते और कहीं खो से गए हैं। एक ज़माने में पब्लिक फिगर माने जाने वाले ये लोग आज शायद पब्लिक में ही लापता हो चुके हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। अगले वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जितने भी मेरे इक्विपमेंट्स है शूटिंग में यूज़ होने वाले, मैंने सबकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, जाकर आप उसे खरीद सकते हैं अगर आपका मन करे तो। चलिए हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।